चाञ्चल्यारुणलोचनां चित्कृपाचन्द्रार्कचूडामणिं चारुष्मेरमुखां चराचरपदं संरक्षिणीं सत्पदां चञ्चञ्चम्पकनाशिकाग्रविलसन्मुक्तामणिरञ्जिता श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। भगवती जगदम्बिकायै नमः। और आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आपको भगवती जगदम्बा का आज 9वां दिन भगवती पूजन का है और सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत कृपा भगवती की बनी रहे। आज राम नवमी कहलाती है। भगवती के व्रत का पारायण किया जाता है और आपने जो 9 दिन भगवती की आराधना की है, भगवती का पूजन शक्ति संचय के निमित्त आपने जो किया है, वो आप पर कृपा भगवती की बने और आपका वास्तव में शक्ति संग्रह हो और उस शक्ति का आपके जीवन में लाभ मिले, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं पहले तो स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर गणेश शास्त्री, कर्मकांड प्रभाकर, ज्योतिर्विद ऋषिकेश से। और आज के ग्रह गोचर पंचांग आदि का विचार करते हुए कुछ शंकाएं हैं, लेकिन उन शंकाओं को बहुत बड़ा न मान के जो सुगमताएं हैं उनको अंगीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं ग्रह गोचर क्या कह रहा है। 2079 विक्रमी संवत और 1944 शक संवत नल नाम का संवत्सर है और सौरमान चंद्रमान दोनों से ही चैत्र का महीना अभी चल रहा है और सूर्य नारायण मीन राशि में विराजमान है रेवती नक्षत्र लेकर के, जबकि चंद्रमा जो है वो पुष्य नक्षत्र में आज रहेंगे सारे दिन भर। शनि का नक्षत्र है और कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल जबकि कुंभ राशि में अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और बुध बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र लेकर के, वो अस्त हैं। मंगल के घर में थोड़ा सा उनका बल कम हुआ है, राहु का साथ उनको मिला हुआ। अब कहीं कहीं पर यही संशय है कि कुछ लोग राहु को वृषभ में अभी तक मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे। इसका एक सैद्धांतिक गणित भी है, उसको जो लोग समझने वाले हैं अपने हिसाब से समझ लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे हिसाब में मेष में बैठा हो, क्योंकि मैंने 2-3 जगह उसे देख लिया, तो मुझे जब मेष में दिख रहा तो मैं मेष में ही जाकर उसकी चर्चा करूँगा। हालांकि वो नगण्य है। नगण्य इसलिए क्योंकि वो वैसे भी 29 अंश के आसपास बिल्कुल बैठा हुआ है, तो उसकी कोई विशेष वैल्यू नहीं दिखाई देने वाली है, एक बात। और बृहस्पति महाराज बैठे हैं अपने ही नक्षत्र लेकर के पूर्वा भाद्रपदा में और शनि का घर कुंभ में वो विराजमान हैं, जबकि शुक्र बैठे हैं राहु का नक्षत्र लेकर के कुंभ की राशि में शतभिषा में, और शनि धनिष्ठा नक्षत्र लेकर बैठे हैं अपनी राशि मकर में। जबकि राहु का तो मैंने बताया ही, केतु का पक्का है कि वो विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं और उनका जो राशि है वो तुला है। तो ग्रह गोचर आज का है। राशियां बहुत अच्छी बैठी हुई दिखाई दे रही, कुछ राशियां बहुत अच्छी स्थिति में है। भाई शुक्र मंगल एक साथ बैठे हो तो उसको अच्छी स्थिति माना जा सकता है, लक्ष्मी योग कह सकते हैं। शनि स्वग्रही हो रहे हैं, चंद्रमा भी जो है अपनी राशि में विराजमान है, सूर्य मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है ग्रहों की स्थिति काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। तो हमेशा ही कुछ ऊपर कुछ नीचे चलता रहता है, और वही कुछ ऊपर कुछ नीचे की गणना ही आपके लिए हम जो कोशिश करते हैं कि राशिफल के रूप में आपके सामने हो और आपका दिन प्रशस्त रहे, उसके लिए जो साधन उपाय जो छोटे छोटे होते हैं उसको भी बताने की कोशिश की जाती है। और कुंडली का जहाँ तक मेरा ख्याल है, कुछ बीच में समय ऐसा आया जो लोग कुंडली वगैरह इग्नोर करते थे, या इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि वो उनकी आस्था कम हो गई थी, आस्था नहीं कम हुई थी, उस चीज़ का प्रचार जो है वो कम हो गया था। इसलिए कई क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर कुंडली बनाना या वो करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। मान लो मैं अपनी बात करूँ, मैं बिलोंग करता हूँ पहाड़ से, उत्तराखंड से, तो ऐसा शायद कोई नहीं होता है जिसकी कुंडली जन्म के समय एक चिन्ह के रूप में कहलाता है, चिन्ह कह लीजिए किसी भी तरह से, यानी कुछ न कुछ उसका एक जो बर्थ डिटेल है कहीं न कहीं उसको रखा जाता था और वो कुंडली के रूप में आगे अलग अलग रूपों में सामने दिखाई देता था। लेकिन क्योंकि उसका बर्थ डिटेल पक्का है तो उसके हिसाब से ग्रहों की गणना उसके साथ की जा सकती थी। वो अपनी उस कुंडली को अगर देखें तो, और कुछ ना भी हो तो वार्षिक विवेचन लोग करते हैं और वर्षफल के रूप में एक अपनी एक कैलकुलेशन निकालते हैं कि इस साल हमारा ग्रह कैसे रहने वाले हैं, तो उसको वर्षफल निकालना भी कहते हैं। वर्धापन के तौर पर उसको पूजा जाता है, देखा जाता है। पूजने का मतलब अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है, विवेचन किया जाता है, उसमें कुछ त्रुटियां हों तो क्या करना चाहिए वो किया जाता है।
तो वर्ष जो है वो इस वर्ष की गणना क्या रहेगी ग्रहों की, और कहाँ ग्रह पहुँचे हुए हैं, उनके हमको क्या कुछ अच्छे बुरे संकेत क्या दिख रहे हैं, उन पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा गणना वो तभी संभव है ना जब जन्म के समय हमारे पास जन्म का विवरण होगा। कई क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ पर उसको इतना इग्नोर करते हैं कि बड़ा हास्यास्पद होता है। वो कहते हैं हमारे हमारे आन पड़ी हुई है, यानी कि हम जब कुंडली बनाते हैं तो हमारे यहाँ आन पड़ी हुई का मतलब कि हमारे वहाँ कुंडली बनाने में दोष लगता है, ऐसा वो केवल एक हास्यास्पद बात हुई। जबकि मैं लगभग पूरे ग्लोबली अगर बात करूं तो लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं और लोगों की कुंडली वगैरह पर चर्चा करता हूं, और मुझे अपने यहाँ के साथ साथ जो ऐसे कल्चर हैं जहाँ पर ज्योतिष का ज़्यादा वैसे नहीं भी करेंगे, लेकिन बर्थ डिटेल की जहाँ तक बात है तो वो अपना इतना उनको अवेयरनेस रहती है कि उनके कम से कम बर्थ डिटेल जो है उनकी प्रॉपर मिलती है। और बर्थ डिटेल प्रॉपर रहे तो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक कुंडली किसी की आई थी, उस पर चर्चा करूँ। अच्छे हाईली एजुकेटेड फैमिली में उन्होंने अपनी कहीं पर सब बढ़िया था, लड़की की शादी करी, सब ठीक हो गया, और वो कुंडली यूँ आई कि अभी मेरा ख्याल है लड़की 27 साल की दिखा रहे थे, तो उसका जो है सेपरेशन हो गया। अब ये सेपरेशन क्यों हुआ? कुंडली चिल्ला चिल्ला के अपनी बात कह रही है कि भाई इस कुंडली में ये दोष है, वो बता रही है इसमें कुंडली में ये दोष दिखा रहा है आपको क्लियर। तो क्यों लोग इतना इग्नोर करते हैं, समझ में नहीं आया। जबकि वो कुंडली और हमारे सनातन विद्या में अगर मैं कहूँ बिल्कुल इतनी सरलता से उसके साधन बताए गए हैं, तो क्यों उसको लोग इग्नोर करते हैं, ये समझ में बात नहीं आई। कुंडली है, कुंडली में दोष दिख रहा है, उस दोष के निवारण के लिए सक्षम विद्वानों की कोई कमी नहीं है। सब अपने अगर कहूँ तो पूरा जीवन उसमें खपा करके कि इन दोषों का निवारण किया जाए, अपनी क्षमता वो लोग रखते हैं, और उसके बाद भी ये दोष बनते हैं तो ये वास्तव में इसको इग्नोरेंस कहा जाएगा। तो इग्नोरेंस पर याद आया मुझे, इग्नोरेंस हैज़ नो एक्सक्यूज़, ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपको पता नहीं हो तो इसका मतलब ये थोड़ी उसकी माफ़ी हो जाएगी। तो उसके जो अगर मैं कहूँ तो दोष भुगतने को मिलते हैं, तो उस पर मैं समझता हूँ कि कम से कम आज की जो नई पीढ़ी है उनको तो कम से कम आगे अब देखें तो अपना जो है जन्म का समय कम से कम जन्म तारीख विवरण जो है उनको सही सही रखना चाहिए, ताकि कभी जब सही चल रहा है उस समय कोई ज़रूरत नहीं होती। उस समय ज्योतिष का सामान्य बात समझ लीजिए, हम स्वस्थ चल रहे तो हमें डॉक्टर्स के एड्रेस नहीं पता होते हैं, हम निर्विवाद चल रहे तो हमें जो वकील लोग हैं उनकी फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं होते हैं। लेकिन जब हम तत्त समस्याओं में होते हैं तो उनके निवारण के लिए हमको वो चीज़ें देखनी पड़ जाती है। तो वैसे ही ज्योतिष का भी है कि अगर कुंडली हमारी है तो रखिए, कोई बात नहीं, भगवान आपको निरापद रखे, बढ़िया रखे, कोई ज़रूरत ना पड़े उसकी जीवन भर, अच्छी बात है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो तो हम नहीं जानते ना। आप कहें कि इंश्योरेंस तो कितने लोगों को इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है? मेरा ख्याल है सिर्फ जो अभी तक की जो गणना है वो मेरा ख्याल है 3% के आसपास है कि 3% लोगों को इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कभी कभी 3% में हम ही आ जाते हैं ना, ये देखने की बात है। तो वही ज्योतिष में भी है, कुंडली होना चाहिए, उसका विवेचन होना चाहिए, समस्या कभी होती है तो उसका निराकरण के लिए होनी चाहिए, सब सही चल रहा हो तो और अच्छा कैसे रहे उसके लिए होना चाहिए, चित्त अशांत हो कैसे शांत होगा उसके लिए होना चाहिए। तो इस तरह से उसकी बड़ी महत्ता है। कुंडली को आप साधारण ना समझें। कुंडली स्कैनिंग रिपोर्ट है, वो आपके बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके मन के बारे में, आपके संबंधों के बारे में, आपके सभी चीज़ के बारे में वो एक रिपोर्ट है। जब वो रिपोर्ट है तो आप उस रिपोर्ट को बेहतर कैसे करेंगे वो उसके लिए सक्षम आप हैं, आपके आसपास विद्वान लोग हैं, वो उसको बताते हैं। उदाहरण के तौर पर कि आपके पास कुंडली है, जैसे कि आपके पास एक डॉक्टर की रिपोर्ट आती है कि इस रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम दिखा रहा है, तो आप क्या करते हैं? दौड़ के आप लग जाते हैं ना, हीमोग्लोबिन कैसे सही होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है। आपको पता है कि कुंडली में फला दोष है तो हम उसके पीछे लग जाते हैं कि इस दोष को कैसे रिमूव करेंगे। इसलिए कुंडली का महत्व है। कुंडली होनी भी चाहिए, कुंडली न हो उसका डिटेल होना चाहिए, कम से कम बर्थ डिटेल, और उसको बार बार उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक शाश्वत सत्य है कि भाई आपकी कुंडली है और वो आपकी आइडेंटिटी है। और जब वो आइडेंटिटी है तो उस आइडेंटिटी को कैसे और बढ़िया और उपयोगी बना सकते हैं, इसलिए कुंडली को रखना देखना चाहिए। तो ये है कुंडली के बारे में। और उसकी बात करूं कि ग्रह गोचर के हिसाब से राशिफल क्या बन रहा है, तो मेष राशि के स्वामी मंगल बैठे हुए हैं, अभी शनि के घर में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा पहले के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि नक्षत्र तो उनका वही है लेकिन राशि चली गई उनकी
शनि की, तो उसको उतना मजबूत वहाँ पर नहीं मानेंगे लेकिन पहले के मुकाबले। लेकिन वैसे मंगल कमज़ोर होने वाले नहीं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं और जहाँ बैठे हैं उनको शुक्र का साथ मिला हुआ है, तो यहाँ पर लक्ष्मी योग बन जाता है। इसका मतलब है कि पराक्रम जो होते हैं वो तर्कसंगत हो जाते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को डायरेक्शन मिला हुआ रहेगा। तो आपका दिन बढ़िया दिखाई दे रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। सूर्य अपने से 12 में बैठे हैं, तो किसी विवाद में या किसी तरह से निवेश वगैरह में थोड़ा सा कम रहें। जबकि राशि में राहु भी बैठे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकते हैं, तो थोड़ा दिन शांति से निकालिए हनुमान जी का स्मरण करते हुए। मंगल का मंत्र भी कर सकते हैं, ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः। मंगल आपका ठीक रहना चाहिए, उससे आपका दिन ऊर्जावान तो है, दिशा में सही थोड़ा सा रहना चाहिए, बस इतनी देखने की बात है। परस्पर संबंधों में खास करके थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा कम हो कन्फ्यूजन, मंगल को थोड़ा सा ठीक रखिए, दिन आपका अच्छा रहे। वृषभ में विचार करते हैं तो राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने मित्र के घर, मित्र के नक्षत्र में बैठे हैं, हर तरह से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राहु का थोड़ा सा वहाँ पर प्रभाव है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में बैठेंगे तो क्या होगा कि वो संवेदनशीलता शुक्र की थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकती है, थोड़ा सा शुड आई शुड नॉट के अलावा ये और वो और इस तरह का कन्फ्यूजन राहु देता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। हालांकि स्फुरना रहती है, प्रेरणा अच्छी रहती है, लेकिन थोड़ा सा दिशा भी सही होनी चाहिए, इतनी उसकी बात है। तो शुक्र को ही थोड़ा ठीक रखेंगे राशि के स्वामी अगर कहें तो। वैसे तो मंगल के साथ बैठे हुए हैं, एनर्जी में कोई कमी नहीं है, और द्वितीय भाव में उनसे क्या नाम उसका, अपनी राशि में कोई ऐसी गड़बड़ को मुझे दिख नहीं रहा कि कोई खराब ग्रह उनके लिए बैठा हुआ हो। दिन बेहतर दिखाई दे रहा है, चंद्रमा अपने से तीसरे है, तो अपने संसाधनों का उपयोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं। शुक्र को राहु का साथ मिलना, राहु के प्रभाव का ज़्यादा होना, थोड़ा सा उसमें ज़रा देखने की बात है कि आपको कन्फ्यूज ना करे, थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील ना करे, आपके संवादों में एक स्पष्टता बनी रहे, उसके लिए आपको शुक्र को ही थोड़ा ठीक रखना ठीक रहेगा। तो आप जो है इत्र का इस्तेमाल करें, शुक्र का मंत्र भी कर सकते हैं, ओम द्रांग द्रीं द्रौं श शुक्राय नमः। मिथुन में विचार करते हैं तो राशि स्वामी बुध अस्त होकर बैठे हुए हैं, अपने शत्रु के घर में भी हैं, और नक्षत्र उनको भले ही केतु का मिला है, थोड़ा सा ठीक मान सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अकेले तो बुध उतने बढ़िया काम करते हैं नहीं। अब कहीं कहीं पर उनको राहु के साथ दिखा रहे हैं, थोड़ा बल मान लिया जाएगा, लेकिन राहु खुद ही निर्बल होकर बैठे हैं, तो बुध को इतना सपोर्ट फिलहाल करने वाले हैं नहीं। वैसे अगर देखें स्थिति तो ग्रहों की अपने दशम में सूर्य बहुत बढ़िया माना जाएगा कि भाई राजकीय कार्य हो, वरिष्ठ जनों से कुछ काम लेना हो, या अपने करियर में कुछ प्रयोग करना हो, तो यहाँ पर एक अच्छा होगा। अच्छी बात है कि भाग्य स्थान में बृहस्पति शुक्र जैसे ग्रह बैठे में लक्ष्मी योग बना हुआ है, तो ये ऑल ऑफ सडन लाभ के लिए अच्छा माना जाएगा। किसी काम में आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, एक कॉस्मिक, ये अच्छा है। तो दिन आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। बुध कमज़ोर है, बुध को थोड़ा सा ठीक करेंगे, गाय को चारा खिला दीजिए थोड़ा सा, उसी से बढ़िया हो जाएगा। बुध का मंत्र भी कर सकते हैं, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रह्म स बुधाय नमः। दिन बेहतर दिखाई दे रहा है, और थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात इसीलिए हो रही कि वो राहु के साथ है या नहीं है, थोड़ा सा देखने की बात यहाँ पर हो रही है। हालांकि थोड़ा कमज़ोर है तो उनको थोड़ा मजबूत रखने से फ़ायदा ही होना है, तो थोड़ा सा उनको मजबूत रखिए। कर्क में विचार करते हैं, चंद्रमा बैठे हुए अपने घर में, ये बहुत अच्छी स्थिति है, और पुष्य नक्षत्र में भी यहाँ पर चंद्रमा को कोई दोष नहीं लग रहा, बहुत बढ़िया है। अपने से नवम में सूर्य बैठे हैं, एक बहुत अच्छी मानी जाएगी बात। उसके अलावा धनिष्ठा नक्षत्र से शनि भी देख रहा, तो मंगल को सपोर्ट ही करेगा, वो यहाँ गड़बड़ नहीं करने के नाम, सूर्य चंद्रमा को सपोर्ट ही करेगा, ये गड़बड़ नहीं है। दसम भाव में बुध बैठा तो कार्य सिद्धि के लिए एक अनुकूल स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अपनी राशि स्वामी बढ़िया बैठे हो तो सारे अपने साथ अनुकूल हो जाते हैं। तो ये स्थिति कर्क की देखें तो बहुत अच्छी बनी हुई है। चंद्रमा ठीक है, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है चंद्रमा अपनी राशि में आकर के, तो उसको थोड़ा शांत रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पर्याप्त है, इतना करें। सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो फिर वो आपको और भी सोने पर सुहागा कहलाएगा। सिंह में विचार करते राशि स्वामी अष्टम बैठे का कोई दोष नहीं है, जबकि और ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक ही दिखाई दे रही है। सप्तम भाव से बृहस्पति भी देख रहा, मंगल भी देख रहा, तो इसका मतलब है कि ग्रह को सपोर्ट तो पूरा मिला हुआ है, वो भी ठीक ठाक नक्षत्रों में बैठे हुए, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और सूर्य भी देखें तो रेवती नक्षत्र में अष्टम बैठे का दोष नहीं आना है, जबकि भाग्यस्थान में बैठे हैं उनसे बुध। अब यहाँ पर से बुध का उनको एक अच्छी स्थिति है कि बुध जब वहाँ पर बैठे हों तो वो भाग्यस्थान में बैठने से क्या है कि कार्य सिद्धि के लिए संसाधन जुट जाते हैं, ये अच्छी बात हो गई। तो इसका मतलब है आपको दिन भर एक अच्छी प्रेरणा, कामों की सफलता के साथ साथ मिलने वाली, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो कंपटीशंस हो, या कारोबार के लिए कुछ विचार कर रहे हो, दिन बहुत बेहतर है। उसी को आप सूर्य को ही थोड़ा सा ठीक रखें, तो सूर्य को ठीक रखने के लिए विशेष कुछ नहीं करना है, अपने सूर्य को जल चढ़ा दिया करें, ये आपके लिए काफ़ी है। कन्या विचार करते जैसे मिथुन की स्थिति है वैसे ही कन्या की भी स्थिति कहलाएगी, लेकिन एक अच्छी बात है कि सूर्य कम से कम रेवती नक्षत्र से कन्या को देख रहे थे, ये अच्छा है कि उनको उनका पराक्रम, उनका साहस, उनका उद्यम अच्छा बना हुआ है, ये एक सपोर्ट उनको रहेगा, जिससे कि उसी से उनका दिन सफल हो जाएगा। और ग्रह स्वामी, राशि स्वामी अपने से अष्टम बैठे हुए थोड़ा सा वहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं, शत्रु के क्या नाम उसका घर में भी बैठे हैं, अस्त भी है,
यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं तो बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। संवाद में थोड़ा सा शालीनता रखें, संवाद में उग्रता ना आए, और अष्टम बैठने से ये है कि कुछ पुराने विवादों को आराम से सुलझाएं, इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि अष्टम बैठा हुआ है, नुकसानदायक होता है। थोड़ा सा उसको जो है कोई संवाद प्रेम से ही निपटाएंगे तो अच्छा रहेगा। खास करके अगर बात कहूँ कोई लेन देन का संबंध हो तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कोई परेशानी ना बढ़े, ऐसा उपाय आपको अपनी वाणी से भी उसको नियंत्रण में रखें, इतना ज़रूर कहूँगा। परस्पर संबंधों के लिए भी अष्टम बैठा हो बुध बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, क्योंकि वाणी का थोड़ा हार्श प्रयोग पॉसिबल है, क्योंकि वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ, अपने से द्वितीय में केतु भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा वाणी पर भी नियंत्रण जरूर रखिएगा। बुध को ठीक रखें। मैं समझता हूँ कि गाय को चारा देना इत्यादि या बुध का मंत्र करना अच्छा है। तुला में देखते हैं तो केतु बैठे हुए, केतु लेकिन यहाँ पर इनके लिए बहुत सकारात्मक है, क्योंकि इनको नक्षत्र मिला हुआ विशाखा, बृहस्पति का नक्षत्र, घर भी शुक्र का, केतु यहाँ पर ऊर्जावान काफ़ी बना दे रहे हैं शुक्र को। जबकि शुक्र भी जो है वो राहु के नक्षत्र बैठे, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी लग रही है, वो काफ़ी प्रेरणा उनको मिल रही है, 2-2 3-3 ग्रह उनका सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ राहु के नक्षत्र में है तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि शक्ति का विसरण हो जाता है, वो इधर उधर फैल जाती है शक्ति। थोड़ा सा उसको कंसंट्रेट जरूर करें कि अपने को दिन भर के लिए गोल जरूर बनाएं, उस गोल पर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देता है, वो ना करे, बस इतनी सी बात है। दिन बेहतर दिखाई दे रहा है, शुक्र को थोड़ा ठीक रहे, भगवती का दिन चल रहा है, भगवती के दिए जलाएं, पूजा करें, जो भी करना है। और किसी वृद्ध महिला की सेवा, बालकों को कुछ उपहार ऐसा दे सकते हैं, इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुक्र आपके पक्ष में काम करेंगे। वृश्चिक में आके देखते हैं तो राशि स्वामी ठीक ठाक है, अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अब वो अपने से चौथे बैठे हैं, तो विवादी ना हो जाए देखने की बात है। लेकिन वैसे इतने बुरे नहीं है कि आपको चिंता करनी पड़ेगी, इतने बुरे नहीं हैं काफ़ी, क्योंकि उनमें ऊर्जा काफ़ी है, और अब शुक्र के साथ बैठे तो उनमें दिशा भी है, बृहस्पति के साथ बैठे तो नियंत्रण भी है, और ग्रहों की स्थिति भी उनसे अच्छी दिखाई दे रही है। तीसरे घर में अपने से शनि बैठे तो वो आपको संसाधनों को प्रयोग करने के लिए अच्छी अवसर दे रहा है। जबकि 12वें केतु बैठा हो तो यात्रा निवेश के लिए थोड़ा सा बचें, ऐसा जरूर कहूँगा। पंचम में सूर्य बैठे हैं, संबंधों के लिए अच्छा होता है, और रेवती नक्षत्र में है तो इसका मतलब कि दिन आपका बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। शुभकामनाएं। धनु में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी तीसरे बैठे थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, भले ही द्वितीय भाव में शनि है, आपको धन संपत्ति संबंधी, पद प्रतिष्ठा संबंधी, प्रमोशन संबंधी चीज़ों के प्रयास कामयाब हो जाने वाले हैं, यहाँ बढ़िया है। चौथे में सूर्य थोड़ा स्वभाव में उग्रता दे सकते हैं, तो इसको तो बचना चाहिए विवाद से। जबकि तीसरे में शुक्र मंगल का होना बहुत अच्छा है, वहाँ पर आप अपने कुलीग से, अपने संसाधनों से, अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उनको आप अच्छा यूज कर पाने वाले हैं, और एकादश केतु से आपको लाभ भी पूरा आएगा, यहाँ कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। बृहस्पति को थोड़ा ठीक करें, ठीक क्या करना हो ठीक है, बृहस्पति को मजबूत करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः मंत्र का सुनते भगवान विष्णु के दर्शन, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आपको लगता हो सूर्य को जल चढ़ा दिया करें, उसके साथ बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। मकर में देखते हैं, राशि स्वामी बहुत बढ़िया स्वतंत्र ढंग से अपने घर में बैठे, धनिष्ठा नक्षत्र से उनको पूरी प्रेरणा ऊर्जा मिल रही है, अपने घर में बैठे हैं, स्वच्छंद, कोई दोष नहीं है। चौथे में उनसे बैठे हैं बुध, तो बहुत अच्छा स्वभाव भी बना रहा है, बहुत अच्छी वाणी का भी प्रभाव दिखा रहा है, और आपके प्रभाव में, व्यक्तित्व के प्रभाव में भी अच्छी वृद्धि दिखा रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव में बृहस्पति और शुक्र और मंगल जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। मुझे लगता है दिन आपका बहुत अनुकूल जा रहा है। और दशम में केतु बैठा हुआ है, तो राज कार्य वगैरह हों कुछ इस तरह का, उनमें भी आपको अगर कोई कई बार केतु यहाँ बैठे हुए एक डिप्लोमेटिक फ़ायदा जरूर देता है। कंपटीशंस के लिए हों, कोई जॉब वगैरह के लिए देख रहे हों, या किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी वरिष्ठ जन का सहयोग देख रहे हो, अनुभवी जन का सहयोग देख रहे हो, तो वो आपको अच्छा लाभ यहाँ पर से देने वाला है। तीसरे घर में सूर्य भी बैठा हुआ है, पराक्रम में आपकी कोई कमी नहीं है। शनि को अभी अब कुछ किसी मंत्र वगैरह की तो जरूरत लग नहीं रही, यहाँ पर आप उसको क्या करेंगे, लेकिन आप अगर सूर्य को जल चढ़ाते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, मैं समझता हूँ वो सफिशिएंट है, क्योंकि शनि भी एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को धियो यो नः प्रचोदयात् का लाभ मिलना चाहिए, वही आपके लिए अनुकूल रहेगा। देखते हैं कुंभ में विचार करके, कुंभ में बैठे हैं 3 ग्रह, और तीनों की स्थिति अच्छी लग रही है। बृहस्पति अपनी नक्षत्र में, शुक्र मित्र के नक्षत्र में, मंगल अपने ही नक्षत्र में, और राशि स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं, लेकिन दोष रहित हैं क्योंकि वो अपने घर में बैठे हैं, तो इसका मतलब है दिन आपका बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है, लाभ में कोई कमी नहीं दिख रही है। जबकि व्यय से बचना चाहिए, कि आपकी यात्रा निवेश को थोड़ा सा कम करना चाहिए, इतना ही कहूँगा। जबकि इतना बुरा नहीं है, फिर भी अगर कहूँ तो 12वें बैठे हुए स्वग्रही शनि है, तो इसका मतलब है उनको, मैंने हमेशा कहता हूँ कि दूरस्थ व्यापार, दूरस्थ संबंध ये लाभदायक हो सकते हैं। इनको आप इस समय अच्छे मौके देख रहे हैं, क्योंकि शनि की स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है, तो
अपने घर से तीसरे राहु बैठे हुए हैं या बुध बैठे हुए हैं, तो वो आपको खूब मानसिक पराक्रम भी दे रहे हैं। द्वितीय भाव में सूर्य आपके प्रभाव को वृद्धि करने के लिए काफ़ी बढ़िया दिखाई। राशि में आके विचार करते हैं तो राशि स्वामी बृहस्पति बैठे हैं अपने घर से 12वें घर में, और उनको साथ मिला है मंगल का, तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ ठीक है, लेकिन अपने घर से 12वें बैठे होने में क्या होगा, यात्रा निवेश के लिए जरूर मना किया जाएगा। शुक्र मंगल के साथ बैठे कुछ अच्छे व्यय करा सकता है, ये अच्छा है। कुछ लोकोपकारी, कुछ अच्छे परोपकारी, कुछ इस तरह की अच्छी जगहों की यात्रा, ऐसे कुछ काम कर सकते हैं, वो अच्छा दिखाई दे रहा है। अपनी राशि में सूर्य बैठे हैं, स्वभाव में उग्रता संभव है, तो उससे बचना चाहिए, इतना जरूर कहूँगा। द्वितीय भाव में बुध बैठा हुआ वाणी का अच्छा प्रभाव देगा। आपको किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए आपकी वाणी से ही सफलता दिखाई दे जाएगी। क्योंकि लाभ के लिए अगर देखूँ तो वास्तव में लाभ आपका शनि की वजह से बहुत बढ़िया ढंग से आपके पास आ रहा है, कोई संदेह की बात नहीं। अपने राशि स्वामी को भी थोड़ा सा मजबूत रखना चाहिए, ताकि वो आपको स्वतः प्रेरणा भी देता रहे। आपको उसके लिए बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः, भगवान विष्णु के दर्शन स्तोत्र पाठ आदि कर सकते हैं। दिन अच्छे हैं और अच्छा रहना चाहिए। सभी लोगों को शुभकामना भी। आज नवमी का दिन भी हो गया, और उसके अलावा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना है। जैसे आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लोगों को तक पहुंचा भी रहे हैं, खुद भी लाइक कर रहे हैं, ये अच्छा है। यूट्यूब चैनल पर भी आपका जो सब्सक्राइब मिल रहा है बहुत अच्छा, उनकी संख्या दिखाई दे रही है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपके प्रश्न कोई हों तो वो आप अगर पर्सनल कुंडली संबंधी है तो उस पर आप समय ले सकते हैं। प्लस कोई ऐसी अगर आपको सुझाव लगता है कि कुछ वीडियो कैसी चीज़ों की बनाई जानी चाहिए, तो उस पर आप अवश्य अपना सुझाव दें, तो कोशिश की जाएगी कि उस पर भी काम किया जाए, ताकि सभी के लिए उपयोगी वस्तु निकले। सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।